लास्ट में हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था, वो फॉर्मूला क्या था एक बार देख लेते, देन लेट अस प्रोसीड विद दिस, ठीक है। तो मुझे बताओ अपेरेंट डेप्थ का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो मैंने क्या दिया था, अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला इजी सा है, जस्ट चेक दैट पार्ट। इट विल बी इक्वल टू क्या दिया था, देख लेना, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, इजी है, याद रहना चाहिए आपको, d1 बाई म्यू वन प्लस क्या d2 बाई म्यू टू प्लस d3 बाई म्यू थ्री एंड सो ऑन। पक्का यहाँ पे ऐसे कुछ आ जाएगा आपका, और टोटल ये फॉर्मूला यही है, ठीक है। इफ यू चेक दिस विल बी द फॉर्मूला, ओके। नाउ लुक हियर, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर, ठीक है, ओके, सो इफ आई कंसिडर अ स्पेशल सिनेरियो, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी दे दिया है। म्यू नॉट कौन सी मीडियम का होता है, लास्ट मीडियम का, जहां पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब एक इसमें एक स्पेशल सिनेरियो अज्यूम करके चलते हैं, जहां पे लेट अस से एक स्लैब है, ओके, एक स्लैब है जिसका थिकनेस t है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, एक स्लैब है जिसका थिकनेस t है, ऑब्जेक्ट ये साइड पे है एंड मैं ये साइड से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड से, ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस d, ऑब्जेक्ट है ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट अस कंसीडर टू बी म्यू नॉट, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट इट बी इक्वल टू म्यू, और मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूं म्यू नॉट का, ठीक है। आपने ये सिनेरियो कभी देखा है, कहां पे, अभी वही कर रहे हो, आपके स्पेक्टेकल्स ऐसे ही है ना। अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट एयर में है, आप इसको देख रहे हो, जिसने भी स्पेक्टेकल्स पहने, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, लाइट कहां से पास हो रहा है, आपके ग्लास के थ्रू, एंड अगेन आप देख रहे कहां पे हो, एयर, पक्का। सो इन अंडर दिस सिनेरियो, अभी देखना ध्यान से, ओके, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ठीक है। इसका जो यहाँ पे ये स्पेशल सिनेरियो जो मोस्टली एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है, मैं देख रहा हूं उसको यहाँ से, जहां पे म्यू नॉट है, ठीक है। तो ये केस में अपेरेंट डेप्थ को मैं d डैश लिख देता हूं, कुछ भी लिख लो, ऐसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ध्यान से देख लेना, कैन आई राइट दिस पार्ट एज म्यू नॉट इनटू, पहला डिस्टेंस सेम ही है लास्ट टाइम की तरह ही है, बस वो मैंने वर्टिकल शायद से निकाला था, ये हॉरिजॉन्टल है, d डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, एक्सीलेंट, प्लस क्या आने वाला है, t डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है, वेयर t इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, क्या आने वाला है, इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट, d डैश विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, d प्लस म्यू नॉट बाय म्यू इनटू t। पक्का ये लॉजिक क्लियर है सबको, ठीक है, ये आ गया। अब शिफ्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं, शिफ्ट विल बी वेरी सिंपल। मुझे बता एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, यहां से देख लो, ये वाला हो गया ना, ओके, कितना हो गया, d प्लस टी, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज d प्लस टी माइनस अपेरेंट में मान के चलता हूं, अभी देखना ध्यान से, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, अपेरेंट में मान के चलता हूं, यहाँ पे केपी तो बन रहा है मेरा इमेज, लेट इट बी इक्वल टू d डैश। सो आई एम अज्यूमिंग, मुझे बताओ कि यहां से d डैश है, मींस ठीक है ना, यहां से ये डिस्टेंस d डैश है नीचे से, ये वाला, ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग कि d डैश बड़ा है या d प्लस टी बड़ा है, d प्लस टी, ठीक है, ध्यान से देख लो। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज d प्लस टी माइनस अपेरेंट कितना आ गया, d प्लस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय म्यू इनटू टी। पक्का क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, d और d कैंसिल आउट हो जाएगा, t को मैं कॉमन ले सकता हूं, ठीक है, बचेगा क्या, 1 माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय म्यू। पक्का दिस विल बी द शिफ्ट। अच्छा एक इंटरेस्टिंग थिंग है, मुझे बताओ कि अगर शिफ्ट पॉजिटिव आया, ठीक है, ध्यान से देखना, ये लास्ट टाइम भी आपने लिखा है, इफ द शिफ्ट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, सो कैन आई से द फाइनल इमेज इज शिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट या अपोजिट, इन द डायरेक्शन। लाइट रे कहां पे जा रहा है, अगर मैं ध्यान से यहाँ पे निकालू, लाइट रे का डायरेक्शन, इट इज गोइंग इन राइट हैंड साइड डायरेक्शन, ओके, एंड द इमेज इज आल्सो शिफ्टिंग इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन। बट इफ द शिफ्ट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, मुझे तो लाइट, तो ये फाइनल इमेज कहां पे शिफ्ट हो रहा है, राइट में शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, अपोजिट। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? पक्का, पहली चीज। दूसरा चीज, बिफोर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला कैन आई से मीडियम ऑन बोथ द साइड शुड रिमेन, अगर नहीं रहेगा तो क्या, तो जो बेसिक फॉर्मूला वो अप्लाई करना पड़ेगा और उसको शिफ्ट कर हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? जस्ट राइट डाउन, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड द फाइनल फॉर्मूला, दैट्स इट। अच्छा और एक चीज मुझे बताओ, एक सेकंड बिफोर यू डू दिस, यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला डी पे डिपेंड कर रहा है क्या? सो डज इट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट? नो। मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मुझे, हाँ, थिकनेस ऑफ द, सिर्फ किसके पास दिख रहा है, स्लैब, ठीक है। इसमें मुझे बताओ कि इफ यू आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, देखो वहां पे तो आप अगर टेक्निकली देखोगे तो हम लोग ये वाले स्लैब नहीं यूज करते, एलिप्टिकल स्लैब्स यूज करते हैं, बट लॉजिक वहां पे भी सेम ही होता है। अगर आपको बहुत दूर का कोई चीज नहीं दिखाई देगा तो आपके जो ग्लासेस होते हैं वो उतने ही थिक होते जाएंगे, क्योंकि जितने थिक रहेंगे ग्लासेस उतना आपको पास दिखाई देगा, करेक्ट है। सो आपके आईज जितने वीक रहेंगे उतने थिक रहेंगे यहाँ पे ये ग्लासेस,
इज दिस पार्ट क्लियर? इवन दो हम लोग एलिप्टिकल ग्लासेस यूज करते हैं बट लॉजिक थोड़ा बहुत सेम ही होता है, ठीक है? यू मे कॉपी डाउन दिस थिंग, जस्ट द डायग्राम एंड द फाइनल फॉर्मूला, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाओ। पहला, हम लोग यहाँ पे भी अज्यूम करें कि रेस शुड बी पैरेक्शियल। हम लोग ऑब्जेक्ट को सीधा सीधा ऊपर से देख रहे हैं तो ये यहाँ पे वैलिड रहेगा, नहीं तो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है? सेकेंड, मीडियम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द स्लैब शुड बी सेम। थर्ड, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लैब, पक्का डी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम सॉल्व करने में ये काम आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, shift is positive. If the shift is positive, then the shift is towards the direction of the incident rays and vice versa. ठीक है? या फिर in the direction of the incident rays and vice versa. अगर मल्टीपल ग्लास स्लैब अगर मैं यूज करूं तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एकदम सिंपल है, इट विल बी द एडिशन ऑफ ऑल द शिफ्ट्स। तो टोटल शिफ्ट विल बी इक्वल टू, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन सबके साथ है, तो टोटल शिफ्ट विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है? जितने भी है, मान लेते कि यहाँ पे मल्टीपल स्लैब्स में यूज कर देता हूँ। बीच में गैप रहेगा फिर भी चलेगा, गैप नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है? ये μ1 है, μ2 है, μ3 है, ठीक है? थिकनेस T1 है, T2 है, T3 है। बीच में गैप रहेगा चलेगा, नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है? बट इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों साइड पे मीडियम क्या रहना चाहिए? सेम। और मिडल में भी मीडियम क्या रहना चाहिए? सेम। गैप नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली बीच में कुछ मीडियम आएगा ही नहीं, ठीक है? तो ये केस में नेट शिफ्ट विल बी इक्वल टू T1 इंटू 1 माइनस μ0 बाई μ1 प्लस T2 इंटू 1 माइनस μ0 बाई μ2 एंड सो ऑन। एवरीवन, ये हो गया, ठीक है? अभी देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। एवरीवन, यू कैन राइट डाउन दिस क्वेश्चन और हम लोग क्वेश्चन एक साथ ही सॉल्व करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर सिर्फ 2 ही स्टेप्स में आता है, सिर्फ 2 स्टेप्स में आंसर आता है। पहले ये क्वेश्चन लिख लेना और डायग्राम थोड़ा सा एकदम राइट, एकदम कॉर्नर में मत बनाओ क्योंकि आपको इसमें भी मार्किंग्स करने हैं, ठीक है? और डायग्राम बना लो, जिसको समझ में आए देखें कंटिन्यू विद द क्वेश्चन, और जिसको नहीं समझ में आया हम लोग करते हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या डायग्राम ड्रॉ करके हो गया? जिसको आ रहे देखें कंटिन्यू। रे का डायरेक्शन नहीं निकालोगे चलेगा, रे मत निकालो वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। रे मत निकालो, ठीक है? डोंट ड्रॉ द रे, ठीक है? ट्राई करना है आपको। एवरीवन, पहले समझो कि रे का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने बोला पहले ही रे का डायग्राम मत ड्रॉ करो वरना आपको एक ही रे डायग्राम में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द रे विल ट्रैवल इन द लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, सो द distances in the left hand side will be positive, on the right hand side will be negative। पहले क्या हो रहा है पहले वो समझो। पहले तो लाइट किससे पास हो रहा है? ग्लास स्लैब से, so there will be a shift। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पहले शिफ्ट का फॉर्मूला कैन आई राइट? इट इज इक्वल टू T minus 1 divided by mu divided by mu naught, correct? Is it independent of the distance of the object? Yes, पक्का। थिकनेस कितना है स्लैब का? फटाफट बता दो, देख के कितना आ जाएगा? 3 1 माइनस कितना दिया? 3/2। एयर का 1 में सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, सॉरी, μ0 बाई म्यू, तो 2/3 पक्का। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक ठीक है ना? तो क्वेश्चन अराइजेस 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। शिफ्ट क्या आया है? पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। सो कैन आई से द फर्स्ट इमेज इज फॉर्म समवेयर ओवर हियर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेफ्ट में, मीन्स यहाँ पे कहीं पे तो आ गया, पक्का। ये क्लियर है? यहाँ तक ठीक है? फिनोमेना कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। कौन से मैं वो भी बताता हूँ। पहले ग्लास स्लैब से पास हो गया, अब क्या होगा? कहना से मिरर पे रिफ्लेक्शन होने वाला है, ये दूसरा है, तो आपको चाहिए तो इसके ऊपर लिख सकते हो, ये दूसरा फिनोमेना है। और थर्ड क्या होने वाला है? ऑब्वियसली वापस ये ग्लास स्लैब से पास हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे बताओ, मिरर के लिए जो पहले वाले का इमेज है वो दूसरे वाले के लिए क्या होने वाला है? ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ध्यान से देख लेना। ये 21 है, ये 1 है, ये कितना हो जाएगा? 20। क्या ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है? हाँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20, तो क्या ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है? हाँ। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज इज आल्सो ऑब्टेन्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखना है वो टेबल, ठीक है? इसमें मैंने बोला टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो द इमेज इज अगेन फाउंड एट सेम पॉइंट। सो कैन आई से I1 एंड I2 आर एट सेम पॉइंट?
यहाँ तक ठीक है, I1 जहाँ पे I2 भी वहां पे ही है। अब मुझे बताओ थर्ड फिनोमेना क्या हो रहा है, कहने से द रेज ट्रेवलिंग अगेन फ्रॉम द ग्लास स्लैब। सो मुझे बताओ शिफ्ट का फॉर्मूला चेंज होगा या सेम ही रहेगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि शिफ्ट का फॉर्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं, तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी आने दो, थिकनेस ऑफ द स्लैब सेम है या नहीं है? तो मुझे तो शिफ्ट का फॉर्मूला वापस कितना आने वाला है? 1। बट पहले केस में यस पहले केस में क्या हो रहा था, लाइट रे लेफ्ट में जा रहा था तो लेफ्ट में पॉजिटिव आया। अब लाइट रे रिफ्लेक्ट करके कहां पे जा रहा है? राइट में, तो राइट में पॉजिटिव है। तो पहले लेफ्ट में 1 से शिफ्ट हुआ, अब कहां पे शिफ्ट होगा? राइट में 1 से। सो कहने से यहाँ पे I2 से वापस, कहने से ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन आर द सेम। जो पिंक में मैंने ड्रॉ किया वो फाइनल इमेज है। फिर भी डाउट है तो पूछो। अच्छा ही है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट ओके, और एक बार मैं समझा देता हूँ। पहले तो ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहले तो समझो कि यहाँ पे 3 फिनोमेना हो रहे हैं। फर्स्ट, द लाइट इज पासिंग थ्रू द स्लैब। तो मैंने शिफ्ट का स्लैब के लिए फॉर्मूला लिख दिया, ऐसे कुछ मैंने फॉर्मूला लिख दिया, 1 सेंटीमीटर आ गया। 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया या नेगेटिव? पॉजिटिव। सो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट या अवे इन द डायरेक्शन। लाइट का डायरेक्शन कौन सा है? लेफ्ट। सो द शिफ्ट टेक्स प्लेस इन द लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन। ये आया मेरा I1। ठीक है। सेकेंड फिनोमेना क्या हो रहा है? इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस मिरर। पक्का? सो कैन आई से ओवर हियर फॉर द रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का लॉजिक लगेगा। मुझे बताओ, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ना, कैसे पता चला? ये 21 था, 1 से शिफ्ट हो गया, कितना आ गया? 20। सो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो ये भी आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 20। ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज आल्सो ऑब्टेन्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। वापस अभी थर्ड फिनोमेना हो रहा है, वापस स्लैब से पास हो रहा है, वापस शिफ्ट का फॉर्मूला सेम ही रहेगा क्योंकि सेम स्लैब है। तो 1 से बस यहाँ पे पहले लेफ्ट में जा रहा था, अभी 1 से कहाँ पे जाएगा? राइट में। तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पॉइंट पे आ जाएगा। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? यस। क्या सेम पॉइंट पे आएगा ऐसे? नहीं, फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन के लिए सर। अच्छा ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सपोज कि नहीं आता था, तो एक और फिनोमेना है जिसमें ये पॉसिबल है। कहाँ पे? सोच समझ। नहीं, फोकस पे तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। और क्या? नहीं यस, कहाँ पे आ जाएगा? पोल पे, क्योंकि when the object is at pole the image is also obtained at pole। ठीक है, तो ये 2 फिनोमेना है और वो तो कोई भी मिरर के लिए वैलिड है, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स। ओके, गो अहेड, बोलो ना। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा। पक्का वो पता है? ठीक है, फर्क ही नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट का पोजीशन फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को लाइट कहाँ पे जा रहा है वो फर्क पड़ता है। हाँ बराबर है, वो इसलिए तो मैंने ये थर्ड फिनोमेना लिया। ये ऑब्जेक्ट मुझे एक्चुअली ये जो होता है, मतलब ये जो पोजीशंस होते हैं I1 और I2 जो इंटरमीडिएट इमेजेस होते हैं वो मुझे दिखते ही नहीं है एक्चुअली, मुझे सीधा सीधा I दिखाई देगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे। इवन तो मैं मानता हूँ ये चीज को कि I2 जो बना है वो राइट में बना है, बट ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता, लाइट कहाँ पे जा रहा है उससे फर्क पड़ता है। तो लाइट इसमें से मैंने ये वाला फिनोमेना लिया ना, और जो लास्ट वाला ये वाला फिनोमेना आ जाएगा। तो वापस अगर आप देखोगे लास्ट केस में, थर्ड केस में वापस शिफ्ट 1 का ही आया, क्योंकि स्लैब का थिकनेस सेम है, सब कुछ सेम है, रिफ्रैक्टिव सब कुछ सेम है, बस इतना डिफरेंस है, पहले लाइट लेफ्ट में जा रहा था तो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, राइट में जा रहा है तो राइट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। ठीक है, या पहले एक JEE का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, शैल आई प्रोसीड? स्टेप्स 2 ही है अभी, नेक्स्ट में थोड़े ज्यादा स्टेप्स है क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पॉइंट पे नहीं आने वाला। ठीक है, वहां पे सेम है, सीधा सीधा क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, बस इतना शॉर्ट में लिख लो, ये सब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज कहां से ढूंढना है? मिरर से डिस्टेंस ढूंढना है मुझे। अच्छा, वापस यहाँ पे 3 फिनोमेना होगा। कौन से 3 फिनोमेना? सेम ही जो लास्ट टाइम हो रहे थे, फर्स्ट थ्रू स्लैब, थर्ड सेकंड रिफ्लेक्शन एंड थर्ड अगेन थ्रू स्लैब। ध्यान से आराम से सॉल्व करो चीजें। पहला लाइट रे ऐसे कुछ ट्रैवल करेगा, दिस विल बी द फर्स्ट फिनोमेना, जिसका शिफ्ट हम लोग को आ गया, द शिफ्ट इज गिवन एज कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट।
इट मीन्स द फर्स्ट इमेज इज ऑब्टेन समवेयर ओवर हियर 5 से, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। सेकेंड फिनोमेना दैट टेक्स प्लेस, बाय द वे कितने लोगों को 15 आ गया? ओके गुड, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का आ गया। यहाँ पे देख लेते हैं। सेकेंड फिनोमेना विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पक्का? तो अब मुझे बताओ, ये 5 से शिफ्ट हुआ है, इसका जो इमेज है उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 15 15, कितना हो गया? 40 ना, 40 राइट। सो 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू कितना आने वाला है? 1 बाई एफ। यू इज गिवन एज कितना आया? 40। फोकल लेंथ विल बी प्लस 40 राइट, तो वी विल बी ऑब्टेन्ड एज 20। 2 बाई 40 हो जाएगा, 1 बाई मीन्स 1 बाई 20 20 हो गया। पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? पॉजिटिव। सो द सेकेंड इमेज इज ऑब्टेन समवेयर ओवर हियर, दैट दिस इज द सेकेंड इमेज व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। इमेज के पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, लाइट रे कहां पे जा रहा है वो समझो सबसे पहले। इन द सेकेंड केस द लाइट रे इज ट्रेवलिंग इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। In the third phenomena, can I say in the third case the light is again traveling towards left hand side? तो शिफ्ट का फॉर्मूला वापस सेम ही आने वाला है। कितना आया? कितना वैल्यू भी सेम ही आने वाला है। शिफ्ट का वैल्यू कितना आया? 5। द ओनली डिफरेंस इज पहले लाइट राइट में जा रहा था तो शिफ्ट राइट में हो गया, सेकंड केस में लेफ्ट में जा रहा है तो शिफ्ट लेफ्ट में हो जाएगा। सो द फाइनल इमेज विल बी समवेयर ओवर हियर, आई विल बी गिवन, दिस इज द फाइनल इमेज व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15, ठीक है। 5 से शिफ्ट हो गया लेफ्ट में, ठीक है। इनकरेक्ट हो गया तो थोड़ा सा अगर कुछ भी रहेगा करेक्ट कर लेना। द नेक्स्ट वन विल बी द लैटरल शिफ्ट, ठीक है। अब ये लैटरल शिफ्ट क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। लाइट रे के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, नॉट द डायरेक्शन ऑफ, नॉट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पक्का? अच्छा मुझे बताओ एक चीज, इलेक्ट्रो में इंटेंसिटीज वगैरह गॉस का पूरा हो गया, चालू है? ठीक है, ठीक है। इसका जो इंटेंसिटी वाला पार्ट रहेगा फिर हम लोग बाद में करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में कर लेते हैं, इसमें नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, वो मैं अभी के लिए स्किप कर दूंगा, ठीक है, मतलब टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। चलो शैल आई प्रोसीड, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सो ओवर हियर दिस विल बी द नॉर्मल शिफ्ट। ओके, लेट अस चेक समथिंग कॉल्ड एज लैटरल शिफ्ट। अगेन फॉर्चुनेटली यू डोंट हैव टू राइट डाउन द डेरिवेशन, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर द लैटरल शिफ्ट, लिखना मत, यहाँ पे देख लो, बाद में लिख लो, ये सिर्फ डेफिनेशन डायग्राम और डेफिनेशन और फाइनल फॉर्मूला, बस उतना ही चीज आप लिखोगे। ओके, नाउ लुक हियर, नाउ व्हाट इज द लैटरल शिफ्ट? अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, इफ आई कंसिडर अ ग्लास स्लैब, मान लेते हैं एक स्लैब है, ठीक है। इफ दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है, मुझे बताओ व्हाट विल बी दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन ओवर हियर देयर विल बी अनदर रिफ्रैक्शन एंड ये वापस कितना आ जाएगा? आई, करेक्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही आ जाएगा, पक्का? जब इनसे हम लोगों ने वो इसमें भी देखा है, सर्कल में स्फीयर का एक सम किया था, करेक्ट है, उसमें भी हम लोगों ने देखा था ऐसा कुछ तो था, देखो सम यहाँ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये जब ये 60 आया था ऐसा कुछ तो था, मुझे वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं है, 60 था तो 30 था, तो ये 30 था तो ये वापस कितना आ जाएगा? 60, पक्का? तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा। द ओनली डिफरेंस ओवर हियर इज इफ आई चेक द डायग्राम केयरफुली, कैन आई से द इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे, refracted ray, and this is called as the emergent ray. Can I say that the incident ray and the emergent ray are parallel to each other? Excellent. Both are making an angle of I with the y axis, पक्का? If they are parallel to each other, can I say the distance between them will be a constant? Rho जो constant distance होता है, that distance is called as lateral shift. अभी आप definition चाहिए तो पढ़ सकते हो। The perpendicular distance between the incident ray and the emergent ray is defined as the lateral shift. Definition वगैरह आपको समझ में आ गया, important बात आपको नहीं करना है, आपको बोर्ड्स में ये नहीं आने वाला, ठीक है। If I extend this, can I say this will be the lateral shift? Yes or no? Okay? ये जो distance है, let this point be A, let this point be B, C, D, तो C से लेके D तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज अ लैटरल शिफ्ट। वैसे तो आप खुद से भी कर ही सकते हो, डोंट ट्राई, यहाँ पे देख लो, ठीक है। अच्छा ट्राई करोगे लैटरल शिफ्ट लेके आने का? मुझे बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल, बस मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ, दिस थिकनेस इज T, आई वांट द लैटरल शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ T, ठीक है। व्हाट विल बी दिस एंगल? समझ के बताओ। नहीं, ये I माइनस आर, ये I माइनस आर हो जाएगा ना। ट्राई करोगे लैटरल शिफ्ट, आई वांट लैटरल शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ T, ठीक है। ट्राई करना,
ये है सी डी आपको कैलकुलेट करना इन टर्म्स ऑफ टी। आई और आर के टर्म्स में आंसर लेके आओ। आई डोंट वांट द आंसर इन टर्म्स ऑफ म्यू। म्यू के टर्म्स में आप बाद में देख लोगे क्या है। कॉस आर, कॉस आर विल बी इक्वल टू, पहले तो मुझे एल एस चाहिए, तो उसके लिए मैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ ए बी सी, ठीक है। सो कॉस आर, क्योंकि मुझे एडजेसेंट पता है, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं हम लोग। कॉस आर का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, टी डिवाइडेड बाई क्या है ए सी। तो ए सी का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है, टी डिवाइडेड बाई कॉस आर, हाँ या ना, पक्का। अब ये वाला एंगल है यहाँ पे आई माइनस आर, तो एल एस चाहिए, ठीक है, लैटरल शिफ्ट, तो साइन ले सकते हैं हम लोग, साइन आई माइनस आर विल बी इक्वल टू लैटरल शिफ्ट डिवाइडेड बाई ए सी। तो लैटरल शिफ्ट का खुद का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए सी का खुद का वैल्यू है टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। हो गया, इतना ही है, ईजी है। अभी तक जितने भी हम लोगों ने सम्स वगैरह किए हैं, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो भी था, चाहे वो ग्लास स्लैब है, वाटर है वगैरह जो भी है, वी आर अज्यूमिंग दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिमेन्स कांस्टेंट, पक्का। बट प्रैक्टिकली इट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, स्पेशली फॉर फ्लूइड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई कंसिडर, देखो अभी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है वो एक्चुअल डेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होता, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, बट उसके हिसाब से वेरी तो करेगा। सो टेल मी वन सिंपल थिंग, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करेगा? यस, हम लोगों ने इनफैक्ट फिनोमेना देखा भी है इन मिराज इफेक्ट, ओके। सो अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल वेरी एज पर द डेंसिटी, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, क्या रहेगा हम लोग को पता नहीं होता जनरली, बट इट जनरली वेरीज, ठीक है, ओके। सो लुक हियर, नाउ टिल नाउ वी हैव बीन कंसीडरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कांस्टेंट, बट अगर मैंने पकड़ लिया यहाँ पे वाटर का डेंसिटी एज वी गो इनटू द डेप्थ, can I say the density changes, the density increases, so the refractive index will also vary। तो उसके हिसाब से जो यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे वो देख लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, अभी जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ये प्योरली और प्योरली सिर्फ आपको एडवांस पार्ट में आएगा, मेंस में आने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है, नहीं है पकड़ के चलो। अभी तक तो मैंने देखा नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन है, अगर आपको दिखा कहीं पे तो मुझे बता देना, बट 99.9% जितना मैंने क्वेश्चंस देखे हैं एक भी मेंस में ये नहीं आता, तो ये मेजरली सिर्फ एडवांस का ही पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नीचे रख देना। अभी देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसमें थोड़े से हम लोग एडिशनल क्वेश्चंस भी करेंगे, बट पहले ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, नो वन विल राइट एनीथिंग, ठीक है, नहीं इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो एटलीस्ट ये क्वेश्चन के लिए तो जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन एक बार अगर आप पढ़ लोगे, तो यहाँ पे दिया है द लाइट इज गोइंग फ्रॉम म्यू टू टू म्यू वन। जनरली कहां से कहां पे जाता है, म्यू वन से म्यू टू, यहाँ पे उल्टा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। म्यू टू से म्यू वन, और आई का वैल्यू फिक्स है π/3 विच इज 60 डिग्री। यहाँ पे अगर आप देखोगे वेरिएशन ऑफ आर माइनस आई, मतलब यहाँ पे जो थीटा है, थीटा विल बी इक्वल टू आर माइनस आई का मॉड, जो भी बड़ा है जो भी छोटा है उसके हिसाब से उसका मॉड है। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ड्रॉ किया है एक बार पढ़ लेना, μ1 बाय μ2। सो कैन आई से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मार्क किया है, पक्का। उसके हिसाब से हम लोग को ये ग्राफ दिया है, ग्राफ के अलग अलग वैल्यू से, ग्राफ स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है पता नहीं, आगे इंफिनिटी पे खत्म हो जाएगा, पक्का। हम लोग को दो तीन चीजें पूछी है, ठीक है, K1 K2 θ1 θ2, ठीक है। आंसर ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। चलो मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, चारों ऑप्शन करेक्ट है, गो अहेड, चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है। एडवांस मार्क कर लेना एंड गो अहेड। मैं बोल रहा हूं आपको ऑलरेडी, चारों के चारों राइट है। आप मुझे प्रूव करके बताओ कैसे। ये दोनों सेम ही डायग्राम है, मतलब सेम क्वेश्चन का डायग्राम है वैसे। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, आप ट्राई करो। ये इनफैक्ट क्वेश्चन मैंने एक शॉर्ट कर दिया है, मीन हाँ थीटा को क्या 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 मतलब ऐसे मैंने वैल्यू ले लिया थीटा, कोई भी एक रैंडम वैल्यू वेरिएबल, इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, डोंट वरी। यहाँ पे देख लेते हैं, तो आप अज्यूम कर रहे हो इसमें से एक स्टेटमेंट ट्रू है, तभी तो दूसरा ट्रू रहेगा, ये आप अज्यूम कर रहे हो, बट वो क्यों रहेगा पहले वो समझते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आगे पीछे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे मैं इजियर ऑप्शंस पहले लूंगा, उसके बाद हम लोग टफ ऑप्शंस पे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं K2 का वैल्यू ले लेता हूँ जो सबसे सिंपलेस्ट है।
K2 पे मुझे बताओ कि y का वैल्यू कितना है 0। सो पहला, ठीक है, मैं ऑप्शन नंबर डी पहले सॉल्व कर रहा हूँ। एट K2, ठीक है, कैन आई से थीटा विल बी इक्वल टू 0, तो I विल बी इक्वल टू R, हाँ या ना? पक्का थीटा I माइनस R है ना, तो वो 0 हो गया, तो I विल बी इक्वल टू R। तो मुझे बताओ μ1 बाय μ2 ये उल्टा लगेगा, इसको तो साइन है बाय साइन आर, पक्का, और ये दोनों सेम है, और ये इसका खुद का वैल्यू यहाँ पे k है, सो इट विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, कितना आ जाएगा यहाँ पे, दोनों सेम है, तो रेशो क्या आ गया 1, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। यहाँ तक ठीक है, ये आई थिंक सो बहुत लोगों को आ गया, ठीक है। सी पे आता हूँ अभी मैं, यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सी पे मुझे बताओ, सी पे थीटा 2 पे k टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो k में इन्फिनिटी ले लेता हूँ, ठीक है, तो k का वैल्यू जो खुद इन्फिनिटी है, कैन आई राइट दिस एज साइन i डिवाइडेड बाय साइन r, तो अब जो यहाँ पे देखोगे साइन r विल बी इक्वल टू 1 बाय इन्फिनिटी विच विल बी इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू कितना आने वाला है 0, तो थीटा कितना आया i माइनस r, i का वैल्यू कितना लिया है पाई बाई 3 माइनस r का वैल्यू 0, तो कितना आने वाला है पाई बाई 3। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? देख लो एक बार देख लो, k टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो k 1 बाई k नीचे आ जाएगा, साइन r 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। सी, ए और बी ऑप्शंस, लेट अस चेक ए एंड बी, दोनों एक साथ ही चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान देते हैं, ठीक है, ए और बी यहाँ पे हम लोग एक साथ ही चेक कर लेते हैं, सो लेट अस चेक, ठीक है। अब ए और बी का लॉजिक ये है कि आपने जैसे मोस्ट ऑफ यू हैव सॉल्व, ठीक है, यू आर अज्यूमिंग कि इसमें से एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा आपने कैलकुलेट करने का ट्राई किया, बट ऐसे तो कहीं पे भी एग्जाम में नहीं लिखा कि एक स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे लॉजिक क्या है, ग्राफ ही स्टार्ट हो रहा है थीटा 1 से, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, थीटा 1 के पहले क्या हो रहा है, मतलब या फिर उसके नीचे क्या हो रहा है, उसके पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या, नहीं, तो एट थीटा 1 या फिर एट k1 दोनों सेम ही है, एट थीटा 1 k1 कैन आई से TIR हो रहा है, सो कैन आई से वहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना रहने वाला है 90 डिग्री, उल्टा हो जाएगा ना, रिफ्रैक्शन 90 हो रहा है, बोलो और एक बार, ठीक है। इसके पहले रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, मतलब इसके पहले सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसके पहले रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये कुछ ऐसे जा रहा है, इसके बाद अगर आप देखोगे, उसके अगर पहले देखोगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से लाइट अंदर आ रहा है, हाँ k1 से पहले या फिर थीटा 1 से पहले, मतलब ऐसे, ठीक है। सो TIR हो रहा है, तो k1 पे, एग्जैक्ट k1 पे कैन आई से TIR हो रहा है, तो r विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा देख लेते हैं, थीटा विल बी इक्वल टू 60 माइनस 90 का मॉड, ठीक है, सो कितना आने वाला है 30 विच इज इक्वल टू पाई बाई 6, सो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। यहाँ पे हम लोग k का वैल्यू देख लेते हैं, k का वैल्यू कितना आने वाला है, k विल बी इक्वल टू साइन i, सो मीन्स साइन 30, ठीक है, सॉरी साइन पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई साइन 90, r ये हो गया, साइन पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2, ये आ जाएगा, ठीक है, बोलो ना। यहाँ पे जस्ट रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसके पहले रिफ्रैक्शन हो रहा था क्या, नहीं, क्यों, रिफ्रैक्शन नहीं होने का चांसेस एक ही है कि TIR होना चाहिए या फिर ये IC आ जाए, तो ये हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा टफ है ये, मतलब पहले अगर मैं μ2 को कांस्टेंट मान के चलूँ तो μ1 पहले रेयर है, बट μ1 आगे आगे क्या होते जा रहा है, डेंसर, इक्वल हो गया, और μ1 इतना डेंस हो गया एक पॉइंट पे कि रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो गया 0, ओके, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, बोलो ना, बी वाला पार्ट, एक सेकेंड ना, हाँ, एक सेकेंड, ओके, बी वाले पार्ट में वी आर अज्यूमिंग, आप क्या, हाँ, बी वाले पार्ट में वी आर अज्यूमिंग TIR इज टेकिंग प्लेस, उसका भी मैं रीजन बता देता हूँ, क्योंकि उसके पहले रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, बराबर है ना, k1 के पहले रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, मतलब r अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, ये डेंसर है, ये रेयरर है, तभी तो ये 90 आ जाएगा, करेक्ट है, तो 90 है बाद, यस, एक तो आप म्यू को सीधा क्रिटिकल एंगल लिख लो या फिर ऐसे लिख लेना, मुझे अभी थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, पहले लिख, पहले रिफ्रैक्शन हो नहीं रहा k1 के पहले, फिर रिफ्रैक्शन होते जा रहा है, मतलब मान के चलते μ2 यहाँ पे कांस्टेंट है, ये मान के चलते, कोई भी आप एक वेरिएबल पकड़ के चलो,
तो म्यू2 के मतलब k1 के पहले रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, मतलब जो म्यू1 का वैल्यू है वो ऑब्वियसली रेयर मीडियम है, तभी तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा ना जब डेंसिटी रेयर। फिर अब ये डेंस होते जा रहा है, कैसे पता चला? आगे जाके दोनों का डेंसिटी सेम हो रहा है ना, बराबर है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डेंस होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, तो एक पॉइंट पे दोनों का डेंसिटी सेम हो गया, फिर वापस रिफ्रैक्शन होते जा रहा है, बट एक पॉइंट पे इसका डेंसिटी इतना ज्यादा हो गया, इनफाइनाइट हो गया है, तो रिफ्रैक्टेड रे रेयर टू डेंसर में इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ना। तो एक पॉइंट पे θ2 पे इट विल मूव सो मच टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल एक्चुअली पास थ्रू द नॉर्मल और वेरी क्लोज टू द नॉर्मल, ऐसे हो रहा है। θ2 θ1 के टर्म्स में मत देखो, ग्राफ जैसे जैसे आगे जा रहा है ना, इनिशियली म्यू2 हम लोग अज्यूम करके चलते, इनिशियली कांस्टेंट है, वो डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, इसलिए तो TIR हुआ ना यहाँ पे। फिर म्यू1 का वैल्यू चेंज होते जा रहा है, क्या कांस्टेंट हो रहा है? लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। लास्ट में क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे तो म्यू1 इतना डेंस होते जा रहा है, तो मान लेते कि पहले रिफ्रैक्टेड रे विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल डेंस रेयर टू डेंसर के लिए, तो मान लेते पहले 5 डिग्री आया, फिर 4 डिग्री, फिर 3, फिर 1.8, 1.7, एकदम क्लोज आ रहा है ना, नॉर्मल से पास हो जाएगा, यस बहुत क्लोज आ जाएगा। बोलो क्या है बच्चों? लिखा ना यहाँ पे द प्लॉट फॉर द वेरिएशन ऑफ r माइनस है, ठीक है, वो एग्जाम में इसमें लिखा क्वेश्चन में। अच्छा ओके, शैल आई इरेज दिस? ये देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे देखिए, शैल आई इरेज दिस? ठीक है, मुझे थोड़ा सा ये पहले वाले पार्ट में मुझे लिखने के लिए चाहिए ये वाला पार्ट, ठीक है, ध्यान से लिखना। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, एग्जैक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एडिशनल क्वेश्चन है। The atmosphere of the earth varies, is up to a height h. The atmosphere of the earth is up to a height h, capital H लिख देना। And refractive index varies as बोर्ड पे लिखा है मैंने, न्यू इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एच, वेर वाई इज द डेप्थ फ्रॉम द टॉप, वाई इज द डेप्थ फ्रॉम द टॉप, कैलकुलेट द apparent depth of the atmosphere, calculate the apparent depth of the atmosphere as seen by an observer in space. इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, चलो ट्राई कर लेना। फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको जनरल फॉर्मूला पहले बता देता हूं, ये आपको पता भी है, म्यू2 डिवाइड एक से ना, म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1 इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ। तो अपैरेंट डेप्थ का यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा म्यू1 डिवाइडेड बाय म्यू2 इंटू डी। यहाँ पे म्यू2 जो होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है। मुझे बताओ सबसे पहले इसमें सोचोगे कैसे आप, ठीक है, पहले वो समझो, ठीक है। आंसर में इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे, अच्छा मुझे पता नहीं इसका क्या है, एच इंटू एल के एल एन के टर्म्स में आता कुछ तो, बट मुझे पता नहीं क्या आ रहा है, ठीक है। शायद से एच इंटू एल एन टू आता है शायद से, ठीक है, या एच डिवाइडेड बाई एल एन टू, ऐसा कुछ तो आता है, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते, पहले सोचो इसको ऐसे कि इसको मैं अलग अलग लेयर में डिवाइड कर लेता हूँ, छोटे 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 लेयर के। अगर मान लेते यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स रहते हैं तो इसका अपैरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला, सॉरी अपैरेंट डेप्थ का फॉर्मूला जो आता है मेरे पास, इट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैन आई राइट दिस एज म्यू नॉट इंटू, ये हम लोगों ने लिखा भी है, फटाफट बता दो क्या आ जाएगा, d1 बाई म्यू1 प्लस क्या d2 बाई म्यू2 d3 बाई म्यू3 एंड सो ऑन। पक्का ऐसा कुछ आ जाएगा,
ये कुछ आएगा। मतलब अगर आप टेक्निकली देखोगे म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कैसे पता चला मैं वो भी बता देता हूँ। द ऑब्जर्वर इज इन स्पेस, राइट, और स्पेस में है तो दो चीजें समझो, एक तो म्यू का वैल्यू 1 हो जाएगा, पहले तो यही समझ लेना स्पेस के लिए। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा तो y का वैल्यू कितना होने वाला है स्पेस के लिए, y डेप्थ है ना, तो स्पेस पे कितना हो जाएगा, जस्ट ये लेयर के ऊपर कितना हो जाने वाला है 0, तो म्यू का वैल्यू कितना होने वाला है 1। ये दोनों मेथड से आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। कैन आई राइट ऑन दिस पार्ट एज, ठीक है, अभी देखना ध्यान से, इसलिए मैं फॉर्मूला ऐसे लिख के देता हूं आपको, ठीक है। तो अपरेंट डेप्थ विल बी गिवन बाय, अगर लेयर अलग अलग होते थे, कैन आई राइट दिस, म्यू नॉट का तो वैल्यू 1 है, समीशन ऑफ डी आई बाय म्यू आई, हाँ या ना, पक्का, समीशन ऑफ डी आई बाय म्यू आई। अब बस यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो समीशन के जगह पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। पहले ये समझो ये चीज को। तो छोटा सा मैं एक अपरेंट डेप्थ ले लेता हूँ, डी कुछ भी ले लो आप, एच डैश ले लेते हैं हम लोग, डी एच डैश इज इक्वल टू, ये छोटा सा एक लेयर में ले लूंगा जिसका डिस्टेंस है डी वाई, ठीक है, छोटा सा एक लेयर ले लेता हूँ जिसका डिस्टेंस है डी वाई। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज डी वाई डिवाइडेड बाई म्यू, पक्का, क्योंकि म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो चुका है 1। ये छोटा सा एक छोटे से लेयर की वजह से इतना आ गया है। तो मल्टीपल लेयर्स के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों जगह पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। डी एच डैश का मान लेते हैं, अपरेंट हाइट में एच डैश लिख देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू आर एच एस देख लेते हैं। म्यू, म्यू का वैल्यू कितना दिया है 1 प्लस वाई बाई एच, पक्का, इंटू क्या आने वाला है यहाँ पे डी वाई। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है, ठीक है। कुछ अभी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, कैन आई राइट दिस पार्ट एज h इंटू लॉन ऑफ 1 प्लस वाई बाई एच, ऐसे होता है ना इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके h को मैं कॉमन रख लेता हूँ, ln, पहले मैं h सब्स्टिट्यूट करता तो ln 2 हो जाएगा, पक्का, माइनस, ठीक है, यहाँ पे ln 2 माइनस ln, ये 0 हो गया तो कितना आ जाएगा 1, बट ln 1 कितना है 0, तो ये निकल गया, तो एचलॉन 2 है आंसर। क्या एक्चुअल डेप्थ लिया ना मैंने, एक्चुअल डेप्थ को मैंने डीवाई ले लिया, ये इसका एक्चुअल डेप्थ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उसके हिसाब से वो डिक्रीज हो जाएगा ना, ये वाला, ये नीचे 1 प्लस वही किया मैंने यहाँ पे, देखो वो डी रहेगा ना ऊपर का, डी जो है ऊपर का डी कैंसिल, वो कौन सा डी, मतलब समझा नहीं मुझे सर। ये फॉर्मूला में क्या करोगे आप, म्यू 1 1 है, हाँ म्यू 1 1 है, नहीं 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 नहीं, बट वो म्यू कांस्टेंट थोड़ी है पूरे एच के लिए, म्यू वेरिएबल है ना, तो छोटे से पार्ट के लिए कांस्टेंट मान के फिर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन में वो ये होता है ना, नहीं तो आंसर ही खत्म हो गया, h बाई म्यू हो गया, h बाई 2 हो गया, म्यू कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। अरे इंटीग्रेशन ऐसे ही होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इंटीग्रेशन हुए आपको स्टार्ट हुए नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x क्या आता है, माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 ना, तो यही किया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या आएगा मुझे बता दो यहाँ पे, कैन आई राइट दिस इज ln x, तो x प्लस 3 क्या आ जाएगा, ln x प्लस 3, पक्का, तो 4x प्लस 3 क्या आ जाएगा, 1 बाई 4 ln x प्लस 3, पक्का, ऐसे ही आता है। अब चाहे तो टेस्ट करके भी देख सकते हो, 4 को कॉमन लेके कर लो, तो वही किया ना, तो ये 1 बाई एच था, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 बाई एच, मतलब h वापस ऊपर चला गया ना। अगर वो नहीं समझ रहा तो सिंपली एक काम कर लो, ये क्रॉस मॉडल में कर लेना, h को ऊपर ले लो, आंसर सेम ही आएगा, आप चेक कर सकते हो। यस, वो भी कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके देखो ना, यही आंसर आने वाला है, आप चाहिए तो ट्राई कर लेना, ठीक है। ये इजी था सम,
इसके बाद का थोड़ा सा टफ है. ओके, राइट डाउन. लाइट इज इंसिडेंट एट 90 डिग्री. जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ. क्वेश्चन एक्चुअली बहुत बड़ा है, ठीक है, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है. आप चाहिए तो एडवांस मार्क कर सकते हो, ठीक है. सो लाइट इंसिडेंट एट 90 डिग्री on a rectangular slab of thickness 1 meter at origin. Rectangular slab of thickness 1 meter at the origin. With refractive index given by the whole raised to 3/2. बस एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन लिख लेना. वेयर k is equal to 1, वेयर k is equal to 1. चलो फटाफट लिख लेते हैं. the whole ratio 1/2 है, सॉरी 3/2 नहीं है, 1/2 है. ratio 1/2 है, ठीक है. ओके. और दोनों जगह पे एयर है, वो मैं आपको डायग्राम में मार्क करके दे दूंगा. क्वेश्चन में लिखा है बट वो हम लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है. कैलकुलेट फर्स्ट, कैलकुलेट dy by dx. फर्स्ट है ये dy by dx of the trajectory at any point. Second find mu sin I. Why 3/2 plus 1 into 1? Third, obtain the equation of trajectory. पहले dy by dx ढूंढा था ना, उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, ठीक है. नेक्स्ट, determine the coordinates at the end point of trajectory. लास्ट, ठीक है, लास्ट पॉइंट हम लोग, ठीक है, लास्ट पॉइंट कुछ काम का नहीं है ना. लास्ट पॉइंट ऐसे दिया, इंडिकेट द पाथ ऑफ द रे सब्सिक्वेंटली, मतलब आगे जाके रे कहाँ पे जाएगा वैसे, ठीक है. चाहिए तो लिख लो, लास्ट पॉइंट भी इजी है. इंडिकेट द पाथ ऑफ द रे सब्सिक्वेंटली, इंडिकेट द पाथ ऑफ द रे सब्सिक्वेंटली. चलो ये भी लिख लेते हैं. और डायग्राम कुछ आपका ऐसा है, डायग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. स्लैब है, थिकनेस कितना दिया है यहाँ पे, 1 मीटर दिया है शायद से. लाइट यहाँ पे जस्ट इंसिडेंट है, मतलब जस्ट यहाँ पे 90 डिग्री पे आ रहा है, और लाइट रे कुछ ऐसे ट्रेस करेगा पक्का. और यहाँ पे फाइनली जहाँ पे निकलेगा, और ये लाइट रे पहले एयर में सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइट एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट है. एंड ठीक है, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री है. ये आपका मेन डायग्राम हो गया, दिस इज 90 डिग्री. तो एट एनी पॉइंट हम लोग को dy by dx वगैरह निकालना है, म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह दिया है.
गो अहेड। क्या? हाँ, ये पॉइंट ओरिजिन है जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट हो गया मेरा ओरिजिन। चलो मैं एकदम सिंपल सा एक आपको एक बता देता हूँ। फोर्थ पार्ट के लिए इसका y कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। हम लोग को dy बाई डी पहले पूछा है और बहुत सारे वैल्यूज भी पूछे। फर्स्ट चीज हम लोग को dy बाई डी पूछा। अच्छा, बाय द वे हम लोग ने एक सम किया था मल्टीपल, अभी कोई भी बात नहीं करेगा, डिफिकल्ट है ये, यहाँ पे देख लो। मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? y के हिसाब से, करेक्ट है। सो कैन आई से द मीडियम आर सेग्रीगेटेड एज पर दी y। तो सबसे पहले ये चीज को समझो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम एक पार्ट किया था जिसमें वी वर अज्यूमिंग कि अगर मेरे पास मैं वो सम भी बता देता, हम लोग के पास मल्टीपल स्लैब्स थे, याद है ये? n था, n/2 था, वैसे बहुत सारे स्लैब्स थे। मुझे बताओ सिर्फ फर्स्ट और लास्ट के ऊपर डिपेंड करेगा? एक्सेलेंट, उतना आपके दिमाग में रख देना। फर्स्ट से हम लोग को कुछ तो चीज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो कैन आई से एक रैंडम पॉइंट में लेता हूँ। अब स्लैब्स यहाँ पे y के हिसाब से डिवाइडेड है, ये वाला एक रैंडम स्लैब में ले लेता हूँ। कैन आई से ये स्लैब ऐसे बना तो इसका नॉर्मल ऑब्वियसली कौन से पॉइंट पे, मैं थोड़ा xy थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। इसका जो नॉर्मल बनेगा, अगर ये स्लैब x में डिवाइडेड है, सो नॉर्मल विल बी इन द y एक्सिस, पक्का। सो कैन आई से दिस विल बी द नॉर्मल, पक्का। ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल, यस और नो? यस। डिफिकल्ट है ये, ध्यान देना। क्या? स्लैब ऐसे डिवाइडेड है ना, y के हिसाब से डिवाइडेड है स्लैब। वो मुझे कैसे समझो वो बताओ। हाँ, नहीं, उस नॉर्मल में ट्राइजेक्टरी का नहीं बात कर रहा हूँ, स्लैब्स के लिए नॉर्मल बोल रहा हूँ, रे के लिए नॉर्मल बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, कैन आई से दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आया ना, ठीक है। सो एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेट मी एक्सटेंड इट ओवर हियर, ठीक है। सो इफ आई एक्सटेंड इट ओवर हियर, ये कितना होने वाला है? 90 माइनस आई ना, पक्का। ये 90 हो गया, यस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, ये आई हो गया, ये 90 माइनस आई हो गया, पक्का। सो व्हाट आई विल डू ओवर हियर इज आई विल अज्यूम, ध्यान से देखना, ठीक है। आई विल अज्यूम दिस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट O एंड दिस रैंडम पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट को मैं B ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ μ2 डिवाइडेड बाई μ1 का लॉजिक, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे μ2 डिवाइडेड बाई μ1, और इसके नीचे भी एयर है और इसके ऊपर भी एयर है। ड्रॉ मत करना, यहाँ पे देख लो, नहीं आएगा आपको डायरेक्टली, ठीक है। नीचे भी एयर है, ऊपर भी एयर है, ठीक है, पक्का। और बीच में बस स्लैब है, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है। μ2 डिवाइडेड बाई μ1, फटाफट बता देना क्या आने वाला है? sin i डिवाइडेड बाई sin r। फटाफट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। i का वैल्यू कितना दिया है? 90 डिग्री, ठीक है। μ2 का वैल्यू कितना है? वो वाले पॉइंट पे μ का वैल्यू कितना आने वाला है? k y रेस टू 3/2 प्लस 1 रेस टू हाफ डिवाइडेड बाई क्या? 1 इज इक्वल टू sin i आ गया sin 91, ठीक है, डिवाइडेड बाई sin r। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? देख लेना क्या देखते ना, बट इसके आगे यहाँ पे देख लेते, ठीक है। बोलो। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल थे ना, तो मैंने अलग अलग स्लैब्स में उसको डिवाइड कर लिया। यहाँ तक ठीक है? अब मुझे बता, हाँ बोलो। साइन साइन इनिशियली 90 ले लिया ना, और फाइनल पॉइंट पे मुझे पता नहीं कितना आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ओके एवरीवन लुक, ठीक है। सो ओवर हियर कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज साइन आर का खुद का वैल्यू यहाँ पे कितना आने वाला है देख लेते हैं, ठीक है। साइन आर का खुद का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज 1 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू शायद से 1 दिया है, पक्का, ठीक है। तो साइन आर का खुद का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा यहाँ पे? के y रेस टू 3/2 प्लस 1 रेस टू हाफ, पक्का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, यहाँ पे देख लेते हैं। कैन आई राइट दिस पार्ट एस i एंड कैन आई राइट दिस पार्ट एस, ये पार्ट i हो गया, ये पार्ट r हो गया।
बट अगर आप एक स्लोप निकालते हो एंड इफ यू टेक जस्ट 2 पॉइंट्स अपोजिट ऑफ द स्लोप, जैसे कि एक सिंगल सा मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूं, ठीक है। इफ आई ड्रॉ द स्लोप ओवर हियर, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एस आर एंड दिस पार्ट एस आई, छोटे से पार्ट के लिए। नहीं समझो, यहाँ पे देख लो, ये मैथमेटिकल पार्ट है, यहाँ पे देख, एक स्लोप मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लो, कोई भी एक रैंडम सा मैं एक कर्व ले लेता हूँ, ये वाला एक पॉइंट ले लूंगा, यहाँ पे मैं ये कर्व के लिए स्लोप ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट पे, हाँ। कैन आई राइट दिस पार्ट एस आर एंड दिस पार्ट एस आई, या एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अगर मैं थिकनेस एकदम ही छोटा सा ले लेता हूं तो आई और आर क्या हो गए, इक्वल, क्या हो गए ये दोनों वर्टिकली अपोजिट पॉइंट्स। मैं ये पूरे स्लैब के लिए अप्लाई कर सकता हूं क्या, नहीं, बट एक पॉइंट पे अप्लाई कर सकता हूं क्या, हाँ बोलो, छोटा है ना बहुत, एक सिंगल लाइन आ गया, थिकनेस आता है तो ऑब्वियसली मैं अप्लाई नहीं कर सकता, पक्का, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं। सो कैन आई राइट ऑन दिस पार्ट ऐसा भी देखना ध्यान से, ठीक है। सो ओवर हियर can I write down this part as sin I will be equal to 1 divided by ky raised to 3 by 2 plus 1 the whole raised to half। यहाँ तक ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, पहले इक्वेशन में मुझे चाहिए dy by dx, पक्का। dy by dx का बाय द वे और एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, नहीं, इन टर्म्स ऑफ tan थीटा क्या आ जाता है, tan थीटा, पक्का, सिंपली tan थीटा आ जाएगा, dy by dx, स्लोप मतलब tan थीटा होता है ना, पक्का। बट tan यहाँ पे x एक्सिस के साथ क्या है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस आई है ना। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज cot i, यहाँ तक ठीक है, ओके। और इसका वैल्यू अगर मैं लिख लूँ और सिंप्लीफाई करके, sin i का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई y रेज़ टू 3/2, बराबर है। k का वैल्यू मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर लिया है, ठीक है। तो मुझे बताना यहाँ पे, ओके, ये sin i आ गया, cos i क्या आ जाएगा, cos i, ठीक है, या फिर cot i सीधा सीधा ले लेते हैं, sin i देख लेना, sin i इज इक्वल टू, ये i है, ये कितना लिया है 1 प्लस y रेज़ टू रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर रूट, पक्का, y रेज़ टू 3/2। तो cot i कितना आ गया यहाँ पे, y रेज़ टू 3/2, पक्का, ठीक है, बराबर है ना। sin i 1 डिवाइडेड, बराबर है ना, 1 स्क्वायर माइनस, कहाँ पे, एडजेसेंट y रेज़ टू 3/4, दिस इज दिस स्क्वायर माइनस, हाँ बराबर, 3 y रेज़ टू 3/4, यहाँ तक ठीक है, ओके। सो यहाँ पे y का वैल्यू हो गया y रेज़ टू 3/4, यहाँ तक ठीक है, ओके। तो cot i का मेरे पास वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे cot i का वैल्यू आ गया मेरे पास y रेज़ टू 3 डिवाइडेड बाई 4। क्या मेरे पास एक क्वेश्चन का आंसर आ गया है, हाँ। पहले स्लोप कैलकुलेट करना था, ठीक है। अब बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द, हाँ देखते हैं आंसर, ठीक है। ये ए पार्ट आ गया। बी पार्ट हम लोग को पूछा है म्यू साइन आई का वैल्यू कितना है एट एनी पॉइंट, ठीक है, ओके। म्यू साइन आई का वैल्यू कितना है, कितना आ जाएगा, एकदम इजी है। साइन आई का वैल्यू ये आ गया ना, इनटू म्यू, म्यू का वैल्यू ये है, दोनों अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1। तो बी पार्ट का आंसर 1 आ गया, क्योंकि के का वैल्यू तो 1 है। सी पार्ट में क्या पूछा है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ वाई वाई एक्स, अभी देखते हैं। तो अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग सी पार्ट, ठीक है। एवरीवन लिखे dy 1 डिवाइडेड बाय y रेज़ टू 3/4 इंटू dy विल बी इक्वल टू dx आ जाएगा। दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं। y रेज़ टू -3/4 का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है यहाँ पे, हाँ सी पार्ट अभी तक किया नहीं मैंने, बस इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो y रेज़ टू -3/4 का क्या आ जाएगा, y रेज़ टू +1 ना, तो y रेज़ टू -3 + 1 कितना आ जाएगा, +4, तो y रेज़ टू 1/4। इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं।
तो y रेस टू -3/4 का y रेस टू 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 4y इज इक्वल टू x आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा, बट जब ये x 0 तभी y भी कितना है 0। तो y का एक्चुअल वैल्यू अगर आप या फिर x को हम लोग लिख लेते हैं 4y रेस टू 1/4। यहां तक ठीक है। सी पार्ट आ गया। डी पार्ट में क्या पूछा है? डिटरमाइन द पॉइंट्स x1 y1। अच्छा ठीक है, वो तो एकदम इजी है। डी पार्ट जब ये y1 है तभी x का वैल्यू कितना हो गया 4। तो क्या है यहाँ पे 4,1 पक्का। ओके, लास्ट पार्ट आपको पूछा है कि फाइनली रे जो जाएगा, मान लेते रे कुछ ऐसे जा रहा था, तो फाइनली रे कुछ ऐसे जाएगा तो इसका y एक्सिस के साथ या x एक्सिस के साथ एंगल कितना रहेगा ये पूछा है पक्का। फाइनल हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल देते हैं। फाइनल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आने वाला है? साइन आई का वैल्यू कहाँ पे गया? ओके, साइन आई का वैल्यू देख लेते हैं। साइन आई का वैल्यू कितना आया? ई पार्ट साइन आई का वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय y का वैल्यू कितना था? 1/√2 ना, 45। ऐसे रहने दो। और फाइनल म्यू का वैल्यू कितना आया? √2 आ जाएगा। 1 का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा, म्यू का वैल्यू √2 है पक्का। यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे म्यू का फॉर्मूला क्या आने वाला है? μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर पक्का। ये फाइनल वैल्यू अभी देखते हैं। μ2 फाइनली एयर में जा रहा है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू साइन आई का वैल्यू कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय, बराबर है ना, 1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू साइन आर। तो साइन आर का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री। तो फाइनली रे अगर आप मैं ट्रेस करके बताऊं तो ऐसे कुछ जाने वाला ना, तो एंटर भी ऐसे किया, ऐसे घुमा और वापस ऐसे चला गया। नहीं, यहाँ पे वैल्यूज वैसे आए। अगर ये म्यू का वैल्यू 2 हो गया, अगर टी का वैल्यू 2 होता था तो नहीं होता था यहाँ पे। चलो, शैल आई प्रोसीड? ओके, वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द प्रिज्म्स। ठीक है, ओके एवरीवन, सो लुक हियर नाउ, एवरीवन लुक हियर नाउ। चलो, इनिशियल पार्ट अगर आप देखोगे, प्रिज्म के कितने साइड्स होते हैं? साइड्स कितने होते हैं टोटल? बेसिक ओके, स्टैंडर्ड प्रिज्म 5, 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर साइड्स है पक्का। तो अगर आप देखोगे प्रिज्म में यहाँ पे एक सामने ट्रायंगल रहेगा, पीछे ट्रायंगल रहेगा, साइड में 3 रेक्टेंगल रहेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द प्रिज्म। ठीक है, ये वाले प्रिज्म के लिए ओके, इट हैज 3 रेक्टेंगुलर साइड्स एंड 2 ट्रायंगुलर साइड। तो आप ये शॉर्ट में देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे हम लोग ने पहले किया था वैसे ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस वगैरह है। ठीक है, सो और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। यस, बट currently for the standard prism we assume it to be a triangular surface। ठीक है, पहले ये लिख लो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है खास। टिल देन आई कैन डिस्ट्रीब्यूट। ये क्या है? चिट्ठी। और should be the value of theta so that light entering normally through, I do not talk, normally through the surface AC of prism mu is equal to 3/2 does not क्रॉस द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB। ठीक है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, करेक्ट है। तो यहाँ पे मुझे बताना द लाइट रे विल एंटर मीडियम 1 to 2, पता नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 3/2, बट कहने से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट केस में कितना आ जाएगा? 0। ये दोनों नॉर्मल के साथ 90-90 बना रहा है। एंड कैन आई से इफ आई ड्रॉ अ नॉर्मल ओवर हियर, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, हाँ या ना? यहाँ तक समझ में आया सबको? अभी यहाँ पे देख लेते हैं। सो ओवर हियर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को वैल्यू चाहिए थीटा का। कैसे लेके आओगे? कहने से दिस विल बी इक्वल टू IC, राइट? ट्राई करोगे, कितना आया? साइन इनवर्स 0.66 2/3 कितना आएगा वो? 42 रफली 41 42 आ जाएगा, क्योंकि 42 45 पे एग्जैक्टली 0.7 आता है। चलो 40 डिग्री अज्यूम करके चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC पक्का। म्यू यहाँ पे डेंसर मीडियम का होता है विच इज गिवन एज 3/2 विल बी इक्वल टू 1/sin IC। फटाफट देख लेंगे हम लोग, विच इज इक्वल टू sin IC का खुद का वैल्यू यहाँ पे होने वाला है 2/3। तो यहाँ पे मान के चलते हैं IC का वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री पकड़ के चलते। तो अगर आपने लॉग बुक लाने का थोड़ा कष्ट किया रहता तो हम लोग देख लेते थे यहाँ पे कितना आता है, बट अभी के लिए मान के चलते हैं 40 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। सो कहने से थीटा कितना आएगा? सब एंगल मिला के कितना हो रहा है? 360 ना, देखो ना,
ये वाले सब एंगल मिला के 360 हो रहे हैं ना, ओके. सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज 90 प्लस 2IC plus theta will be equal to 360 degree. Sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree. ऐसा कुछ पहले पढ़ा था, पता नहीं. यही होता है ना. एक से ये अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे. IC प्लस 90 हो जाएगा ना. सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये 90 हो. एक सेकेंड ना, जस्ट अ मिनट. ये 90 डिग्री हो जाएगा ना. मैं यहाँ पे गलत मार्क कर लिया. पक्का ऐसे हो गया ना. मेरे सर मैंने गलत मार्क कर लिया वहाँ पे. तो कितना आ जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस IC. मैं वहाँ पे गलत मार्क कर लिया. यहाँ पे इसे बोलो 360 डिग्री. तो कितना आ जाएगा प्लस थीटा. कितना आ गया. अगर ये 40 है मान के चलते तो वो कितना आ जाएगा 50. आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस. ठीक है, शैल आई प्रोसीड. अभी देखते हैं ध्यान से. पेन नीचे रख देना. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिज्म फॉर्मूला. ठीक है, पेन नीचे रख देना. अब यहाँ पे देखते हैं. विच इज इंटरेस्टिंग. यहाँ पे देख लेंगे हम लोग. ठीक है, सो ओके, डू नॉट राइट एनीथिंग. ठीक है, डेरिवेशन देखना. डेरिवेशन अगेन टफ है, बट आपको ये डेरिवेशन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये डेरिवेशन में 2-3 इश्यूज आ सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पे एड्रेस नहीं होगा. ठीक है, एवरीवन लिखिए. सो बेसिकली द डेरिवेशन विल गो समवॉट लाइक दिस. द लाइट विल एंटर एट वन पॉइंट एंड इट विल एग्जिट एट अदर पॉइंट. ठीक है, और हम लोग को निकालना है यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन वगैरह कितना आ जाएगा. ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन कैलकुलेट करना एक मेरा मेन मोटो है यहाँ पे. ठीक है, ध्यान देते. सो इफ आई कंसिडर अ सिंपल फॉर्मूला. अभी देखते ध्यान से. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा ही निकाल देता हूँ और डेरिवेशन ये वाला आपको लिखना पड़ेगा. क्यों, मैं उसका रीजन भी बता देता हूँ. लेट दिस प्रिज्म बी गिवन एज AB and C. ठीक है, लेट दिस प्रिज्म बी गिवन एज ABC. ठीक है, let the light enter at this point and let the light be refracted somewhat like this. ठीक है, पैरेलल जरूरी नहीं है कि पैरेलल ही शिफ्ट होगा. ठीक है, थोड़ा सा एक एंगल पे बना देता हूँ. ठीक है, दिस विल बी द रिफ्रैक्टेड रे एंड लेट दिस बी द इमर्जेंट रे. तो 3 रेस है जो यहाँ पे. ये फर्स्ट है, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड इमर्जेंट. अगर सपोज कि यहाँ पे स्लैब होता था, देखिए, अगर सपोज कि यहाँ पे स्लैब होता था तो इंसिडेंट और इमर्जेंट एक दूसरे को क्या हो जाते थे, पैरेलल. ठीक है, तो कुछ इतना इशू नहीं आता था. बट यहाँ पे पैरेलल रहेगा क्या, नहीं. ये डेरिवेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है मैं उसका रीजन भी देता हूँ. ठीक है, फिलहाल के लिए नहीं. सपोज कि ये वाले साइड को मैंने सिल्वर कर दिया तो कैन आई से इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ मिरर. तो पूरा फॉर्मूला तो नहीं लगेगा. इमर्जेंट वहां से नहीं होगा ना. फिर इमर्जेंट वो केस में कैन आई से नीचे आके यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर इमर्जेंट निकलेगा. तो पूरा एंड तक फॉर्मूला नहीं लगेगा. यहाँ से यहाँ तक का रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगेगा. उसके आगे आपको चेंजेस करते जाने पड़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला में यहाँ पे डिराइव कर देता हूँ, बट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. ओके, सो इफ आई कंसिडर this is the incident ray, refracted ray, and this will be the emergent ray. Let me consider another normal at this point and this will be the normal at the other point. Okay, let me name the points. Let this be P, Q, R और ये आ जाएगा S. ये पॉइंट आ जाएगा T, ये आ जाएगा U. ठीक है, and let this point over here be V. पक्का. मुझे बताओ एंगल ऑफ डिविएशन कौन से दो रेस के बीच का एंगल होता है, सोच समझ के बताना. इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे. सो कैन आई से बिटवीन PQ एंड RS विल बी द एंगल ऑफ डिविएशन. पक्का, यहाँ पे देख लेते हैं. ओके, लेट मी एक्सटेंड दिस एंड लेट मी एक्सटेंड दिस पॉइंट. कैन आई से दिस विल बी द एंगल ऑफ डिविएशन. ठीक है, लेट मी नेम दिस पॉइंट्स एज, लेट दिस बी इक्वल टू T एंड लेट दिस बी इक्वल टू U. तो पॉइंट्स बहुत ज्यादा है. ठीक है, हो गया. V बाकी है ना, V भी हो गया है. ये भी हो गया. M और N. ठीक है, ठीक है, यहाँ तक. यहाँ तक ठीक है. हम लोग को वो वाला एंगल वगैरह कैलकुलेट करना है. ठीक है, फ्यू मोर
सम ऑफ द एडिशनल एंगल्स विल बी, कहने से ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये हो जाएगा मेरा पहला रिफ्रैक्शन R1, ये हो जाएगा मेरा दूसरा रिफ्रैक्शन R2, लेट दिस बी द एंगल ऑफ इमर्जेंस E। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये सारे टर्म्स चाहिए। ठीक है, सबसे पहले चीज मुझे बताना ये वाला एंगल कितना आने वाला है, सोच समझ के बताओ। ये मतलब MQR, कैन आई राइट दिस इज I minus R1 and this angle will be equal to E minus R2। ओके, यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? ठीक, ओके। सो क्या हुआ? ठीक है, सो मुझे बताओ सबसे पहले तो मैं डेल्टा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कोई भी सीक्वेंस में जा सकते हो। ठीक है, डेल्टा का यहाँ पे फॉर्मूला कहने से डेल्टा विल बी द रिमोट या फिर रिमोट इंटीरियर एंगल्स का लॉजिक में अप्लाई कर सकता हूँ। सो कैन आई अप्लाई डेल्टा विल बी इक्वल टू I minus R1 प्लस क्या E minus R2। पक्का? सो ओवर हियर कैन आई राइट दिस पार्ट एज डेल्टा विल बी इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। इसको ऐसे रीअरेंज करके लिख सकता हूँ। सो I प्लस E का खुद का वैल्यू कितना होने वाला है यहाँ पे, डेल्टा प्लस R1 प्लस R2। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है, पहले तो मैंने रिमोट इंटीरियर एंगल का लॉजिक अप्लाई कर दिया। ठीक है, सेकेंड A जो होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग। कैन आई राइट A प्लस डेल्टा, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, A प्लस एंगल U विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। A प्लस ये एंगल कैसे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल कितना आ जाएगा, 360। अब यहाँ पे देखो, जिसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल भी बोलते हैं, जैसे कि ये वाला क्वाड्रिलैटरल देख लेना, कहने से ये सब मिला के यहाँ पे 360 डिग्री हो रहा है। पक्का? तो उसमें से ये एंगल कितना हो गया, 90, यह एंगल हो गया 90, तो ऑपोजिट भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 180। पक्का? लेट मी इरेज दिस थिंग। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट कैन आई ऑल्सो राइट दिस पार्ट एज, सो कैन आई राइट दिस एज A will be equal to 180 minus delta U minus angle U। ठीक है, let this be equation number 2। Second, if I consider this triangle, तो कितना आएगा, R1 plus R2 plus angle U कितना आने वाला है, R1 plus R2 plus angle U will be equal to 180 डिग्री आनेगा। So can I write this part as R1 plus R2 will be equal to 180 minus delta U, और ये दोनों सेम हो गए, इक्वेशन 2 और 3 का RHS सेम है, तो LHS भी क्या रहेगा, सेम। So A will be given as R1 plus R2। पक्का? ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, इसको मैं यहाँ पे बॉक्स करके रख देता हूँ। ठीक है, सो ये आ गया मेरा सबसे पहला इक्वेशन। ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद में इक्वेशंस पे जाता हूँ। R1 प्लस R2 की जगह पे यहाँ पे मैं A लिख सकता हूँ। सो द इक्वेशन विल गो समवट लाइक दिस, I प्लस E खुद कितना आने वाला है, कैन आई राइट दिस एज I प्लस E कहाँ पे क्या, विल बी इक्वल टू A प्लस डेल्टा। पक्का? दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, ये दो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गए। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ओके, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। ठीक है, ये दोनों कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो अब मैं क्या करता हूं, लेट मी प्लॉट द ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस आई। ठीक है, या ई। ठीक है, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, डेल्टा वर्सेस आई का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूं, तो सबसे पहले डेल्टा, अगर सपोज ये ग्राफ में ड्रॉ कैसे करूंगा पहले वो समझ के चलो। सिर्फ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा प्रिज्म का एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया रहेगा। सो हाउ एम आई प्लॉटिंग दिस ग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे एंगल ऑफ द प्रिज्म दिया रहेगा। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 20 डिग्री, उसके हिसाब से कैन आई कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यस। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, मतलब क्या, किसका वैल्यू आ गया है, R1। उसके बाद A पता है, A का खुद का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2। कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R2? अगर मैं ये फेस पे म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर लगा रहा हूं, तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे ए बी फेस पे म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, फॉर्मूला क्या आने वाला है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर 1। और अगर ये फेस पे अप्लाई करता हूं तो म्यू इज इक्वल टू साइन ई बाय साइन आर 2। इसको अगर मैंने ऐसे अप्लाई किया तो यहाँ पे उल्टा आ जाएगा ना, या फिर क्या 1 बाय म्यू आ जाएगा, बस उतना सा डिफरेंस है। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, तो वैसे मैं R1 और R2 के अलग अलग वैल्यूज लेके आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ठीक है,
अलग अलग वैल्यू लेके आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा, ठीक है। सो व्हेन आई प्लॉट द ग्राफ दैट आई हैव ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली विल लुक समवट लाइक दिस, पक्का। दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज मिनिमम डिविएशन एंड इट इज ऑब्जर्व दैट, ये आप मैथमेटिकली सॉल्व करके देख सकते हो, I will be equal to E at the angle of minimum deviation. Is this part clear? ठीक है। So अब जो इसका next formula मैं derive कर रहा हूँ that is only for the minimum deviation. For delta minimum, can I say I will be equal to E, which implies can I say R1 will be equal to R2? ठीक है, तो अभी आप ही ध्यान देना। Can I write on this part as R1 will be equal to R2 will be let it be equal to the एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है। मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, म्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन आई बाई क्या, साइन आर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मुझे चाहिए। तो अभी आई का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, आई और ये दोनों सेम है क्या, हाँ। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज 2i विल बी इक्वल टू ए प्लस क्या, डेल्टा मिनिमम, हर जगह पे वैलिड नहीं है वो, तो आई का खुद का वैल्यू कितना हो गया, ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। Similarly, r के जगह पे if I substitute over here, so 2r will be equal to a, excellent। तो r का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है, a divided by 2। If I substitute the value in the main equation, it will go somewhat like this, mu is equal to sin a plus delta m divided by 2, ठीक है, divided by sin a divided by 2। बट ये हर जगह पे वैलिड है या सिर्फ मिनिमम डिविएशन पे वैलिड है, मिनिमम डिविएशन, पक्का। कॉपी डाउन दिस, ये आपका थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डेरिवेशन लिखोगे आप। अच्छा मुझे बताओ, ये पॉइंट के पहले ग्राफ नहीं आ रहा, मतलब क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन से वाले पार्ट फेस पे, एक से ना, ए बी पे या ए सी पे, ए सी पे, ए बी तो होगा ही नहीं ना, अज्यूमिंग दिस इज एयर, तो रेयर टू डेंसर का लॉजिक बैठेगा ना, यहाँ पे होगा ही नहीं, वहां पे नहीं हो रहा है। तो ऐसा एंगल कहीं पे तो हो सकता है जहां पे ये वैलिड ही नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग फटाफट कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको घर पे ही करना है, क्योंकि आपने यस, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, नेक्स्ट टाइम पता चलेगा क्या, अरे करो करो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये सब सम्स मुझे कंप्लीटेड चाहिए। लॉग ऑनलाइन सीख लो क्या है, ठीक है, और मुझे बताओगे आंसर क्या है इसका, ठीक है। म्यू दिया है, आई दिया है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आई, राइट, आई 60 डिग्री आ गया। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म ए दिया है ये, ओके, एंड द एंगल ऑफ डेविएशन, find the angle. Is there any other angle of incidence which will produce the same deviation? Yes, क्यों नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, mu is equal to sin a by sin r1, इसे आपको r1 का वैल्यू आ जाएगा। फिर फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे आप, a is equal to r1 प्लस, इसे आपको r2 का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद mu is equal to sin e by sin r2, पक्का, R2 का वैल्यू आया, E का वैल्यू आ जाएगा। फिर I प्लस ई विल बी इक्वल टू A प्लस डेल्टा, तो आपको डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, बोलो ना, यस। आपको लॉगबुक से बोर्ड्स में मिलता है, JEE के एग्जाम में नहीं। साइन का वैल्यू दिया रहता है उन्होंने, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है ना अभी। बोर्ड्स में इफ सपोज क्लास में देर आर 30 पीपल, देन देर आर ओनली 10 लॉग बुक्स, 10 to 15 लॉग बुक्स। तो क्योंकि सब लोग एक साथ सॉल्व नहीं करते ना, ठीक है, तो आप लेके रख दो अपने पास, आपको सम आए नहीं आए, ठीक है। बायो का पेपर रहेगा फिर भी लॉग बुक लेके रख देना, क्या दे दो, जिस हिसाब से फिजिक्स कर रहे मुझे लगता है बायो भी दे देना चाहिए आपको। क्या
अभी कम हो रही है, थोड़ी कम होती। चलो ये पूरा कैलकुलेट करके लाओगे, आपको 2 सम घर से करके लेके आना है अभी तक तो। उसका साइन इनवर्स कैसे निकालोगे बट? कैलकुलेटर बताओ कौन सा वैल्यू डालना। क्यों, कैसे आएगा उसके बिना? हाँ नहीं, साइन इनवर्स निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ना, R1 का वैल्यू नोन ही नहीं रहेगा, R2 कैसे निकालोगे? क्या क्या? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वो तो आप देख लो कितना आ रहा है। समझा ना? स्टेप्स लिख के रख देना, कैलकुलेट आप घर पे करोगे। ओके डन। फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे को थर्सडे को खाली मैच है, फ्राइडे को 2 लेक्चर। ओके डन। ठीक है, ओके ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम है, डायग्राम तो मैंने आपको ऑलरेडी ड्रॉ करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, हो गया ना? प्रिज्म मत बनाओ, वो लिख दो बस, स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। आप ये सम कंप्लीट करके लेके आओगे, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम आपको काम थोड़ा सा ज्यादा है, 2 सम्स क्लास के करोगे, ठीक है? होमवर्क के सम्स रहेंगे और आपका ये असाइनमेंट और लॉगबुक भी लेके आओगे। बस इतना इतना पहले कर लो एवरीवन, हो गया ना? पक्का? ओके। Enter the deviation and suffers a total deviation of 30 degree on the emergence on the face. If the angle of the prism is 30 degrees, show that the emergent ray is perpendicular to the other face. Also calculate the refractive index of the material of the prism. Good. सब कुछ दिया है। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फटाफट, डोंट वेस्ट टाइम। क्या I प्लस इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। क्वेश्चन चाहिए तो मत लिखो, चलेगा, आपके ऊपर है। देख दिया? You will have 6 days to come to ask the doubts, ठीक है? So उसके हिसाब से आप असाइनमेंट सॉल्व कर लो। संडे को ही आपको असाइनमेंट आ जाएगा। एंड असाइनमेंट वैसे कंप्लीट करने को यू विल नॉट टेक मोर देन 3 to 4 hours टॉप्स। 3 घंटे में वैसे भी आप 75 क्वेश्चन सॉल्व करते ही हो मेंस में, इसमें 80 के आसपास है, तो 4 hours पकड़ के चलो, इजी है एकदम। Show that ना, show that। आ रहा है क्या ये आंसर? 0 आ रहा है ना, तो बराबर है। क्या 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 0 कैसे हो सकता है? E0 आया ना, हाँ। तो आप तो लगेगा ही नहीं ना, वो तो फिर अपेरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ का फॉर्मूला लगता है ना, व्हेन दिस आर कॉल्ड एज पैराक्सियल रेस।
तो आप डायरेक्टली देखते हो आ रहा है ना। मुझे बताओ मेक 30 डिग्री विद वन ऑफ द फेसेस, मतलब ये ग्लांसिंग एंगल दिया ना, ग्लांसिंग एंगल दिया है, फेस के साथ 30 डिग्री है तो नॉर्मल के साथ 60 हो जाएगा ना। तो I विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, A 30 डिग्री, टोटल डिविएशन ऑफ 30 डिग्री, सो I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा E, सॉरी E का वैल्यू आ गया आपको 0। E का वैल्यू आ गया 0 पक्का। अब म्यू का मुझे वैल्यू चाहिए, म्यू का फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस डेल्टा एम का तो लगेगा ही नहीं। कहाँ पे दिया है कि डेल्टा मिनिमम है, क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि डेल्टा मिनिमम है, तो फॉर्मूला वो नहीं लगेगा। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर लगा सकता हूं मैं। तो आर का वैल्यू कितना है 30, ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू ना, जिसमें से R2 का वैल्यू तो 0 है, R1 का वैल्यू पता नहीं, A का वैल्यू 30 है, R1 का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। R2 0 कैसे आया, इमर्जेंट रे परपेंडिकुलर है ना, तो रिफ्रैक्टिंग एंगल भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ दिस, इसको नहीं समझ में आया, ऐसे कुछ लाइट डिविएट हो रहा है और ये सीधा सीधा नॉर्मल के थ्रू पास हो रहा है, तो इमर्जेंट भी ऐसे हो गया। इमर्जेंट अगर 90 बना रहे तो रिफ्रैक्टेड भी 90 बनाएगा ना, यहाँ तक ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर लेना ना उसके बाद, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन कितना है आई 60, डन, √3 tan 60 बोले बोले ना, जीरो तो सब्स्टिट्यूशन से है ना, ई जीरो तो R2 भी 0 हो जाएगा ना, इसे को साइन है बाय साइन मतलब साइन पक्का। चलिए देखते हैं ना, देखते हैं लेक्चर के बाद। आज तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, वेडनेसडे को करते हैं। साइन ई बाय साइन R2 भी कर सकते हैं, बट ये केस में नहीं, क्यों, ई 0 हो गया ना, तो हम लोग को एक्चुअली अप्लाई करना पड़ेगा रियल डेप्थ अपन अपेरेंट डेप्थ वाला, वो अप्लाई करता है ना जब हम लोग डायरेक्टली ऊपर से देखते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन इजी इजी से क्वेश्चन है, क्या है करो करो, मैं तो वैसे भी नहीं कर रहा, आप करो आपको करना पड़ेगा, मेरा JEE नहीं है। क्या आ गया आंसर, एकदम इजी है, कोई भी कर सकता है, आप लोग भी कर लोगे, कर गुड गुड गुड, चलो फटाफट, इजी है, आपको मेरा हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया, IIT विरार, वन 120 है, क्यों नहीं हो सकता, मतलब 120 हो सकता है ना, कोई इशू नहीं है। मतलब रे ऐसे जा रहा है, सपोज कि ऐसा प्रिज्म है और ये पूरा रिफ्रैक्ट होकर ऐसे आ रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे उल्टा हो सकता है ना रे। 120 मीन्स सी वाला एंगल हो गया ना 120 डिग्री, 120 आ गया, यस।
आ गया फटाफट सॉल्व बेसिक से सम्स है। टाइम लगेगा और रे ऑप्टिक्स को और लेंसेस बाकी है सिंगल सरफेस। किसका बुक था? वो तो आधा भी खत्म नहीं हुआ। प्लस हाफ बाकी है। अभी नहीं फाड़ सकते, पहले फाड़ दे तो ठीक। अभी नहीं फाड़। ओके कितना आ गया? 120 सबको ही आ गया। यहाँ पे सेलास बेंच लास्ट आया ना? सर सब्स्टिट्यूट करना है। म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है? साइन a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। तो हम लोग ये 2 और 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं नहीं ना? एकदम कर लो साइन से कॉमन ले लो। क्या आ गया? क्या आ गया? साइन कितना आ रहा था? ए दिया है 60 प्लस डेल्टा m बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन ए बाई साइन 60 बाई 2। कितना आ रहा है? यहाँ पे म्यू का वैल्यू दिया है 2। ये हाफ ये कैंसिल आउट हो गया। साइन इनवर्स आ जाएगा आपको 90 टू 180 180 माइनस 60 120। पक्का सबको ये आ गया? ठीक है ओके सो ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखते हैं गो अहेड। तो ये आप घर पे कर लोगे ठीक है। अच्छा ओके मैक्सिमम कैसे निकालोगे आप? ये इंटरेस्टिंग है ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे देख लो। यस यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन। मिनिमम तो आप घर पे कर लोगे ठीक है। मैक्सिमम देख लेते हैं। कहने से ग्राफ कुछ ऐसे आया था ठीक है। ये मैक्स है ना? यस ये मिनिमम है। यहाँ पे जस्ट रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स R1 का वैल्यू कितना होना चाहिए? सोच समझ के बताओ R1 का वैल्यू कितना होना चाहिए? यहाँ पे R2 का वैल्यू मतलब सॉरी नॉट R1। क्रिटिकल एंगल ना? एट दिस पॉइंट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R2? क्रिटिकल एंगल राइट। तो पहले आप R2 निकालोगे क्रिटिकल एंगल से, म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन IC ठीक है। तो आपको क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। उसके हिसाब से आपको और क्या चाहिए ठीक है। आपको IC आ गया क्रिटिकल एंगल। E का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर? सोच समझ के बताओ। E का वैल्यू 90 ना? E का वैल्यू 90 हो गया अगर R2 क्रिटिकल एंगल है तो R1 पता है R2 पता है। क्रिटिकल एंगल चाहिए क्या यहाँ पे? ठीक है चलो E का वैल्यू 90 आ गया, इतना पता चल गया। उसके बाद ध्यान से देखो R2 का वैल्यू पता है। A से R1 मैं लिखते जाता हूँ, आप देख लो। R2 का वैल्यू क्रिटिकल एंगल हो गया, IC हो जाएगा जो आपको आ जाएगा। इससे आपको E का वैल्यू कितना आने वाला है? 90 डिग्री। R1 का भी वैल्यू आ जाएगा कैसे? A माइनस R2। तो इससे क्या म्यू इज इक्वल टू साइन, म्यू दिया है ना? ओके कैन आई कैलकुलेट साइन I बाई साइन R1? तो मुझे किसका वैल्यू आ जाएगा? I। फिर I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। डेल्टा क्या? मैक्स। बोलो ठीक है। स्टेप 6 देना और सॉल्व आप घर पे करोगे। 3 सम। आज कौन से लेक्चर का आप होमवर्क सॉल्व करने वाले हो? लेक्चर 6 ठीक है। लेक्चर 6 असाइनमेंट एंड लॉग बुक। तो 4 चीज आपको लेके आनी है ठीक है। ठीक है चल वेल मेड नेक्स्ट टाइम। ओके थैंक यू बाय बाय। आ जाओ देखते हैं।